नमस्कार। आज की क्लास को प्रारंभ करें और टॉपिक चल रहा है हमारा शिक्षक अभिवृत्ति का। शिक्षक अभिवृत्ति, शिक्षक अभिवृत्ति का मतलब है क्या आपके अंदर टीचर बनने लायक गुण है या नहीं है, क्या आपका व्यक्तित्व एक शिक्षक बनने के लायक है या नहीं है, ये एक टीचर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। और यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें 50 के 50 सवाल आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, सही करके आ सकते हो। और सबसे मजेदार बात है कि यही ये टॉपिक है जिसमें आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ पढ़ना है न कुछ रटना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर एक टॉपिक तो हमने पढ़ा है जिसका नाम था शिक्षण अधिगम। ये टॉपिक हमने पढ़ा था। शिक्षण का मतलब पढ़ाना और अधिगम का मतलब पढ़ना, यानी पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया। इसमें हमने ये पढ़ा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, पढ़ाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी शिक्षण विधियों को ध्यान में रखना है। एक टॉपिक तो हमने ये पढ़ा और आज हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है नेतृत्व। नेतृत्व की एक क्लास तो अपनी हो गई थी, हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा करी। आज मैं दूसरा टॉपिक लूंगा नेतृत्व का। नेतृत्व का मतलब है एक टीचर क्लास का लीडर होता है, एक प्रिंसिपल पूरी स्कूल का लीडर होता है, और एक बच्चे के अंदर भी क्या होता है, नेता के गुण होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नेता का मतलब पॉलिटिक्स में जाकर नारेबाजी करना नहीं है। नेता का मतलब है मॉनिटर बनने का गुण, है ना, एनसीसी में जाने का गुण, पूरे क्लास को लीडरशिप यानी जिसको कहते हैं ना अनुशासन में रखना, चुप रखना, साइलेंट रखना, ये एक नेता बनने के गुण होते हैं। तो क्या एक टीचर में नेतृत्व है, क्या क्या प्रधानाचार्य में नेतृत्व के गुण है, क्या बच्चों में नेतृत्व शक्ति कैसे डेवलप करें, इसी को लेकर के आज का हमारी दूसरी क्लास है नेतृत्व की। और हर बार की तरह आपके सामने प्रश्न होंगे, आपको बड़े आराम से प्रश्नों को पढ़ना है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और बहुत आराम से पढ़कर उन ऑप्शन पे सबसे सही आंसर क्या होता है उसका जवाब देना है। एक बार मैं फिर हर बात ये बात दोहराता हूं कि जब भी इन प्रश्नों के जवाब दो, खुद के हिसाब से नहीं देना है, आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से नहीं देना है। समझ लो, एक महान टीचर बन के सोचना है कि एक अच्छा टीचर होगा तो उसके हिसाब से क्या होगा। तो मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं कि अपने आप को मैं गांधी जी वाले भाव लाकर आपको क्या करना है, गांधी जी की तरह सोचते हुए महान जवाब देने, बहुत आदर्शवादी जवाब देने, जब तो आपका प्रश्न सही जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिकल जवाब दिया खुद की मर्जी से तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करें। टॉपिक का नाम है नेतृत्व भाग 2। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेतृत्व शैलियों में से कौन सी शैली वर्तमान में सामान्यतया पाई जाती है। 4 ऑप्शन देख लो। एक तो है निरंकुश, एक है जनतंत्रीय, एक है मुक्त लगाम और एक है सहभागी। बताइए भाई। ऑप्शन नंबर 1 तो है निरंकुश, 2 है जनतंत्रीय यानी लोकतंत्रीय, नंबर 3 है मुक्त लगाम और चौथा है सहभागी। बताइए कितने लोग नंबर 1 निरंकुश के पक्ष में। कोई नहीं, और होना भी नहीं है आपको। इस तरह का खतरनाक नेगेटिव जवाब नहीं देना है। निरंकुश का मतलब दादागिरी, तानाशाही, और पॉलिटिक्स में कभी भी दादागिरी और तानाशाही नहीं चलती है। एक क्लास का प्रिंसिपल या कभी भी टीचर तानाशाह या दादागिरी कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब निरंकुश तो क्या हो गया, गलत। जनतंत्रीय होता है सबसे बेहतरीन है लोकतंत्र, जिसमें सबको बोलने का अधिकार होता है। मुक्त लगाम का मतलब है जैसे घोड़े की लगाम खाली छोड़ दो वैसे बच्चों को भी फ्री छोड़ दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सबको फ्री छोड़ दिया तो हुल्लड़ मच जाएगा, अव्यवस्थाएं फैल जाएगी। तो मुक्त लगाम भी गलत। और सहभागी हो सकता है, सहभागी यानी सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसको कहते हैं सहभागी। तो 2 ऑप्शन गलत और 2 ऑप्शन सही। अब बताओ सबसे बेटर जवाब क्या होगा। तो सबसे सही जवाब होगा जनतंत्रीय, यानी हमेशा नेतृत्व लोकतंत्र का होना चाहिए, है ना। जैसे डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार, सबको विचार प्रकट करने का अधिकार, वैसे ही नेतृत्व में लोकतंत्र का गुण होना चाहिए। तो सबसे सही जवाब क्या होगा, बी। और अगर इस तरह का जवाब आपने दिया तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नेतृत्व के लिए सबसे आवश्यक है। कौन सा लक्षण नेतृत्व के लिए आवश्यक है। अनुयायियों का होना, यानी आपके पीछे फॉलोवर अनुयायी होने चाहिए, अनुयायियों की इच्छा भी होनी चाहिए कि वो आपका कहना माने, सबकी रुचियां भी एक जैसी होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। अगर उपयुक्त सभी आ गया तो सरकारी जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि सबसे सही उत्तर छांटना है तो उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सारे के सारे गुण आ गए। तो आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न भाव।
जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक एक ही बात है ना। जनतांत्रिक नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता, चार ऑप्शन आपके सामने। अरे पहले पढ़ तो लो। सभी अधिकार, बाकी लोगों को पढ़ने दो भाई। हाँ बिल्कुल, मैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया ना उनसे पूछूंगा, है ना। सभी अधिकार अपने पास रखता है, समस्त नीतियों का निर्धारण करता है, कठोर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है, अपने अनुयायियों को आवश्यक अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है। कितने लोग एक के पक्ष में कि नेतृत्व में नेता सारे अधिकार अपने पास रखता है। अगर नेताजी सारे, वास्तव में तो देखो नेता सारे अधिकार अपने पास रखता है, वास्तव में तो ऐसा ही होता है, लेकिन जवाब देते समय आपको ये जवाब नहीं देना है ना। अगर नेता सारे अधिकार अपने पास रखेगा तो दादागिरी वाला हो जाएगा। तो ये पहला जवाब गलत। सारी नीतियों का खुद निर्धारण करेगा, अगर सारी नीतियों का खुद निर्धारण करेगा तो फिर नेता पद ही खत्म। कठोर पर्यवेक्षण करता है ना, कठोर तो नहीं करता है। अपने अनुयायियों को आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजित करता है, यानी अपने कुछ काम अपने अनुयायियों को भी सौंप देता है कि सारा काम मैं नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ा काम आप करोगे, थोड़ा काम आप करोगे, थोड़े काम आप करोगे। तो अपने अधिकार अपने दूसरे लोगों को भी देता है। ये होगा सही जवाब। तो डी के अलावा अगर और कोई विकल्प चुना है तो आपका जवाब क्या होगा? गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ये प्रैक्टिकल जवाब नहीं देना है आपको, तो कैसा जवाब देना है? आदर्शवादी बनकर के सोचना है, ठीक है। अगले प्रश्न में जाओ। वह नेतृत्व शैली जो समूहों के परामर्श पर आधारित होती है कहलाती है। आगे से जवाब आया डी। और बोलो भाई, ए के पक्ष में कितने लोग हो? दो तीन जने हो। बी के पक्ष में कोई नहीं। सी के पक्ष में कोई नहीं। डी के पक्ष में काफी सारे जवाब डी के पक्ष में। अब सुनिए, वह नेतृत्व शैली जो समूहों के सदस्यों के परामर्श पर आधारित होती है, इसका मतलब जिसमें लीडर अपने मेंबर सदस्यों से भी पूछता है, उनकी बात भी मानता है। अगर जनवादी कहोगे तो जनवादी को ही कहते हैं लोकतांत्रिक। जन का मतलब क्या होता है? जनता, डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का हिंदी में दूसरा नाम क्या है? जनवादी। तो बताओ सही जवाब क्या होगा? ए। पैतृक का मतलब पिताजी भी नेता थे, पिता के मरने के बाद बेटा नेता बना, बेटे के मरने के बाद पोता नेता बना। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना, समझ रहे हो, मरा तो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बना, और फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू यादव मुख्यमंत्री रहा, पत्नी राबड़ी को मुख्यमंत्री रखा, अब बेटा तेजपाल और तेजस्वी मुंह धो रहे हैं हम भी मुख्यमंत्री बन जाए। बाल ठाकरे मुख्यमंत्री बना, पीछे बेटा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गया। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना, बेटा एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बन गया। रामविलास पासवान मंत्री रहे, तब चिराग पासवान आगे संभाल रहा है सत्ता को, है ना। यानी कि पिता की प्रॉपर्टी को पुत्र संभालता है, ये पॉलिटिक्स में ठीक नहीं माना जाता। तो पैतृक नहीं होगा। सत्तावादी का मतलब होता है दादागिरी, ताकतवर, ये भी नहीं होगा। और स्वतंत्रवादी का मतलब है सारे अनुयायियों को फ्री छोड़ दो, जा बेटा जो निर्णय लो तुम्हारी मर्जी, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा? ए। इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब अधिकांश ने गलत दिया है ना। बहुत कम लोगों ने, तीन चार जने जो इधर वाले बंदे थे, इन्होंने ए ऑप्शन चुना। तो जनवादी का मतलब ध्यान रखना लोकतंत्र होता है। अगले प्रश्न पर जाओ। विद्यालय की शैक्षिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, आप अपने नेतृत्व से इसे कैसे प्राप्त करोगे? अरे भले मानुसों, पहले चार ऑप्शन पढ़ लो। ऐसे कैसे पढ़ ले? क्यों, आंखें हैं कि स्कैनर है तुम्हारा? अच्छा, चार आंखें। हाँ जब भी चलो भाई बताओ। सुनो, पहले प्रश्न को समझना। आप स्कूल में मार साहब हो, आप कौन हो? टीचर हो। और विद्यालय की शैक्षिक और खेलकूद प्रतियोगिता में आपको पैसों की जरूरत है। अब नेतृत्व का मतलब आपके जो बॉस है, प्रधानाचार्य XYZ जो भी है, उनसे कैसे सहयोग लोगे? तो बताओ, छात्रों को अभिभावकों से पैसे लाने का आदेश दोगे? ना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को आस पड़ोस से चंदा मांगने को कहोगे? बिल्कुल नहीं। स्वयं छात्रों के साथ गली मोहल्ले में जाकर चंदा मांगोगे? ना, ये मार साहब का काम थोड़ी है। तो क्या करोगे? प्रधानाध्यापक से कहकर खेल प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करोगे कि प्रधानाध्यापक जी व्यवस्था करो। तो प्रधानाध्यापक कैसे व्यवस्था करेगा? प्रधानाध्यापक तुरंत फोन घुमाएगा सबसे पहले अपने बड़े अधिकारी को, डीओ को या जो भी है, कि साहब फंड चाहिए, पैसा चाहिए, हम प्रतियोगिता आयोजित कराएंगे। तो आपका डिपार्टमेंट आपको फंड अलॉट करेगा, समझ लो। और वैसे बता दूं, हर साल 12,000 रुपए आपके स्पोर्ट्स के मिलेंगे आपके स्कूल में। कितने रुपए?
12,000 हर साल स्पोर्ट्स के मिलते हैं, जिसमें आप बॉल लाते हो, फुटबॉल लाते हो, टेनिस लाते हो, क्रिकेट लाते हो, कम से कम 12,000 रुपए मिलते हैं। हर साल 10,000 रुपए किताबों के मिलते हैं लाइब्रेरी में। और इसके अलावा और रंग रोगन, साफ सफाई, दीवारें, अलमारियां, कमरे बनाना, बहुत फंड मिलता है। और फिर भी फंड कम पड़े तो गांव में जो भामाशा है पैसे वाले, उनको फोन करोगे, क्या कहोगे? पैसा फंड दो, प्रायोजक बनो। तो वो आपको फंड देगा, पैसा देगा ना, बदले में आप उसको क्या दोगे? सम्मान करोगे, माला साफा पहनाओगे, वाई वाई करोगे उसकी। तो इस तरह से आयोजन होगा। तो सही जवाब क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर जाओ। नेता के लिए यह नियम पालन कराने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वो स्वयं नियमों का पालन करे। इस कथन से सब सहमत हो या कोई असहमत है? क्या कोई शायद में है, कंफ्यूज है, या कोई आंशिक सहमत है, थोड़ा सहमत है, पूर्णतः सहमत? यानी नेताजी दूसरों को ऑर्डर देने से पहले खुद नियमों का पालन करेंगे। तो सही जवाब क्या होगा? सहमत। सहमत होना पड़ेगा आप लोगों को, यह है बी जवाब। अगला, सामाजिक परिपक्वता एक नेता की अनिवार्य योग्यता है। पीछे वाले बंधुओं क्या कहोगे? सहमत हो या पूर्ण सहमत हो या कम सहमत हो? अरे कम क्यों होगे भाई, पूर्ण सहमत। नेता बनने के लिए सामाजिक रूप से आदमी कैसा होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब, पूर्ण सहमत है इस बात से। अगला, एक व्यक्ति प्रभावकारी संचालक तभी हो सकता है, कब? जब उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, हास्यकार वक्ता हो, नाटकीय गुण हो, अपनी मातृभाषा में संचार करता हो। ऑप्शन ए के पक्ष में कितने लोग हो? 4-5 लोग। बी के पक्ष में कोई नहीं, सी के पक्ष में कोई नहीं, डी के पक्ष में कोई नहीं। तो बाकी लोग कहां हो भाई? ये बीच वाली रो वालों ने तो कोई हाथ खड़ा नहीं किया, इनमें से कोई नहीं। अरे कोई एक जवाब तो दो, बोलो किसको चुनोगे? लड़कियां किसको चुनोगे? ए। ए किसको? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और जोर से क्यों बोले इसका कारण बताऊं। कल को तो मार साहब बनोगे, टीचर बनोगे ना, बच्चे लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर तुम ऐसे गले में से आवाज ही नहीं निकली, बच्चे चुप कैसे होंगे? डांटोगे तो सही ना, तो कैसे डांटोगे? जोर से बोलो वापस। अभी भी मजा नहीं है ए। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। एक व्यक्ति प्रभावकारी संचालक जब होगा जब उसका बोलने का तरीका, संचारण समझ गए ना, शब्दों की अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप मरे मरे से बोल रहे हो, कमजोर बोल रहे हो, आवाज गले में से बाहर ही नहीं निकल रही है, या अशुद्ध बोल रहे हो, इसका मतलब आप प्रभावकारी संचालक नहीं हो सकते। तो आपने देखा होगा जो मंच संचलन करते हैं लोग, कैसे बोलते हैं? स्पष्ट बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, उनकी आवाज बहुत बुलंद होती है। तो सबसे सही जवाब क्या होगा? ए, उनका संचारण बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। मातृभाषा में संचारण करना हर जगह सही बात नहीं है। तो सही जवाब यहां पर होगा ए के पक्ष में। अगला प्रश्न है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। आपका इस संदर्भ में क्या विचार है? आपका का मतलब, मान लो आप मार साहब हो, और बताओ भाई आपका क्या विचार है? ए ऑप्शन तो कहता है मैं दूर करने हेतु शिक्षा में बदलाव लाऊंगा। बी, मैं ऐसे लोगों को घृणा से देखूंगा। सी, मैं कारण जानने की कोशिश करूंगा। और डी, बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। समझ रहे हो, भ्रष्टाचार है, आप मार साहब हो, ध्यान तो देना पड़ेगा। दूसरा, घृणा से देखूंगा, ये जवाब भी गलत हो गया। ए और सी में से सही जवाब। अब सुन लो, मैं बता दूं आपको। ए ऑप्शन कहता है कि मैं इसको दूर करने के लिए शिक्षा में बदलाव लाना चाहूंगा। शिक्षा में भले ही कितना ही बदलाव ला दो, 1947 में भ्रष्टाचार था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। शिक्षा में बदलाव करके भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? कारणों को जानने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब कारण क्या है, कि क्यों ईमानदार लोग बेईमान हो जाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सी। और ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न में जब भी ऐसा उत्तर आ जाए ना, कारण जानने की कोशिश करूंगा, वो उत्तर ज्यादा सही होने की संभावना रहती है। तो यहाँ प्रश्न का जवाब सही क्या होगा? सी होगा। ठीक है, कितने लोग सी के पक्ष में थे? हाँ, आप तो सब हाथ खड़े करोगे यहाँ। हाँ,
अब पीछे कौन रहे? अगले पे हो भाई। शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण क्या है? एक अच्छा नेता बनने के लिए समीपता हो, लचीलापन हो या स्वायत्ता हो? उपरोक्त सभी। समीपता यानी बच्चों के निकट भी रहना होगा, व्यवहार में लचीलापन भी होगा और बच्चों को कुछ अधिकार भी देने होंगे, स्वायत्ता। तो सही जवाब है डी। हाँ, आज मुझे लगता है प्रश्न बहुत आसान आ गए आपके। बताओ भाई, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य बाधा? राजनीतिक दबाव बहुत है, पैसों की समस्या है, अशिक्षित व्यक्ति है, या ये सभी? ये सभी। ये लो भाई, ये सभी। अरे क्या बात है, आज तो ये सभी कैसे रहे? शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है नीतियां बनाना, विद्यालयों के कार्यों में समन्वयन करना, शैक्षिक कार्य साधनों का उपयोग करना, ये सभी। अब बताओ भाई, उत्तम शैक्षिक नेतृत्व की विशेषता है। स्कूल में बढ़िया नेतृत्व के लिए क्या होना चाहिए? संस्थागत नियोजन का बोध होना, प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना, मानवीय संपर्कों में दक्ष होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कितने लोग ए के पक्ष में हो? कुछ लोग। कितने लोग बी के पक्ष में हो? दो तीन जने, काफी लोग। कितने लोग सी के पक्ष में हो? एक दो जने। कितने लोग डी के पक्ष में हो? डी के पक्ष में कोई नहीं होगा। अरे क्यों जबरदस्ती हाथ खड़ा करा रहा है? ये कर ही नहीं रहा तो। उपरोक्त में से कोई नहीं नहीं होगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व भी नहीं चाहिए, है ना? अच्छी लीडरशिप के लिए शकल सूरत बढ़िया होनी जरूरी नहीं है। अब देखो ए और बी, सी में से देखो। ए कहता है कि संस्थागत नियोजन का बोध होना। आप जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय जो भी चला रहे हो, जो संस्था है ना, उसका नियोजन का बोध होना चाहिए, होमवर्क और प्लानिंग होनी चाहिए आपके अंदर। जिस संस्था को आप चला रहे हो और प्रॉपर नियोजन है, होमवर्क है, प्लानिंग है, नियंत्रण है, तो क्या होगा? नेतृत्व तो बढ़िया होगा। एक तो ये। और दूसरा है मानवीय संपर्कों में दक्ष होना, यानी आपकी जान पहचान बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब बताओ, दोनों में से सही जवाब क्या होगा? ए ज्यादा सही है। तो हे ए वालों, सही जवाब। और सी वालों, गलत जवाब। हाँ, वैसे तो सी भी सही है, पर ज्यादा सही ए है। लो, फिर ये सभी आ गया। प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का कार्य है संस्थागत कुशल प्रशासन, विकास कार्यों में निरंतरता, प्रभावी विद्यालय संगठन, या ये सभी? तो ये सभी। ये लो, वापस से सरकारी जवाब, ये सभी। एक शिक्षक आपसे ईर्ष्या बहुत रखता है, ईर्ष्या यानी जलता बहुत है आपसे। अब बताओ, आप क्या करोगे? उससे भी ईर्ष्या रखोगे बदले में? उसके विरुद्ध षड्यंत्र यानी छल कपट करोगे? परवाह नहीं करोगे, या मित्र बना लोगे? वापस सुन लो। एक टीचर आपसे ईर्ष्या रख रहा है और आप कह रहे हो कि हम उसको मित्र बना लेंगे। क्या पूरे गांधी जी आ गए हैं क्या आप में? सही जवाब यही होगा। आप उसको मित्र बनाओगे और मित्र बनाने से फायदा ये होगा कि वो आपके प्रति ईर्ष्या करना बंद कर देगा और उसके मन में जो गलतफहमियां है आपको लेकर, वो गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी। तो सही जवाब क्या होगा? डी होगा। मेरी ये मान्यता है क्या? मान लो आप मार साहब हो, ठीक है, और आपकी मान्यता क्या है? चार ऑप्शन बहुत साइलेंटली पढ़ो, फिर जवाब दो। पढ़ लिए चार ऑप्शन? एक मिनट सुनो, पढ़ लिए? अब बताओ, कितने लोग ए के पक्ष में हो? कम लोग है। कितने लोग बी के पक्ष में हो? कोई नहीं। कितने लोग सी के पक्ष में हो? कोई नहीं। कितने लोग डी के पक्ष में हो? एक मुश्त जवाब डी के पक्ष में आया। अब सुनिए सही जवाब। आपका यह मानना है कि विद्यालय की व्यवस्था का दायित्व प्रधानाध्यापक का भी है, शिक्षकों का भी है, और मैनेजिंग कमेटी सबका है। ठीक जवाब है, ठीक है। अब जो भी, उत्तम विद्यालय का दायित्व मैनेजिंग कमेटी का है, केवल मैनेजिंग कमेटी का नहीं है, गलत हो गया। उत्तम विद्यालय व्यवस्था कठोर प्रशासनिक नियमों पर निर्भर होती है ना। उत्तम विद्यालय व्यवस्था समस्त शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर करती है। ठीक जवाब है। अब ए भी सही, डी भी सही। अब पूरे विद्यालय की व्यवस्था को बढ़िया रखना है,
डी ऑप्शन कहता है समस्त शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा। टीचर अगर ईमानदार है तो विद्यालय बहुत ही व्यवस्थित रहेगा। पर प्रश्न यह है कि विद्यालय को केवल मार साहब थोड़ी चलाते हैं, विद्यालय को प्रधानाचार्य भी चलाता है, मैनेजिंग कमेटी होती है, प्रबंधक मंडल होता है, टीचर भी होता है, कर्मचारी भी होता है, सबका सामूहिक योगदान होता है ना, तो विद्यालय प्रबंधन बहुत बढ़िया होता है। टीचर बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, बहुत ईमानदार है, पर प्रिंसिपल नालायक है। प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, पर जो मैनेजिंग कमेटी है, प्रबंधक मंडल होते हैं ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस तरह के, वो बेईमान और पॉलिटिक्स करते हैं, तो विद्यालय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बताओ सही जवाब क्या होगा? ए सही जवाब है। तो बहुत कम लोगों ने ए विकल्प चुना है, भाई ध्यान रखना है। हाँ। अगला, किसी समूह के सदस्य के द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिए जाए तो नेताजी को क्या करना चाहिए? ए, सदस्य को कठोर दंड दोगे? नहीं। सदस्य को बदले में आप भी अपशब्द बोलोगे? नहीं। सदस्य को माफ कर दोगे? ठीक जवाब है। और सदस्यों को ऐसा ना करने के लिए समझाओगे? ये है। अरे डायरेक्ट क्यों माफ करोगे भाई? पहले तो समझाओगे, है ना, पहले तो समझाओगे, माफ करना तो बात की बात है। तो सी से भी ज्यादा सही जवाब है डी, सदस्यों को ऐसा ना करने के लिए समझाओगे। अगला, समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना कर लेता है, आप नेता के रूप में क्या करोगे? समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद माफी मांग लेता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे टीचर हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर गलती करने के बाद माफी मांग ले तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? क्षमा तो करोगे। तो ऑप्शन नंबर एक, क्षमा कर दोगे, ठीक बात है। क्षमा नहीं करेंगे, गलत है। कुछ नहीं करेंगे, ये भी गलत है। अब चौथा ऑप्शन देखो, क्षमा करने के साथ, यानी माफ तो करोगे करोगे, पश्चाताप करने के लिए भी समझाओगे। तो ये तो है क्षमा कर दोगे, और ये है क्षमा करने के बाद पश्चाताप करने को भी समझाओगे। तो ज्यादा सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन सही होगा। आप किसी समूह के नेता है और आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति और धर्म का है, कोई दूसरी जाति और दूसरे धर्म का है। अब बताओ, एक नेता के रूप में आपका व्यवहार उसके साथ कैसा होगा? ए, उदासीनपूर्ण, यानी उसकी परवाह नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे। निष्पक्ष, यानी बिल्कुल पक्षपात के उसके साथ व्यवहार करोगे। घृणायुक्त और सामान्य। तो सदैव ध्यान रखें, घृणायुक्त तो होगा ही नहीं, उदासीन होगा ही नहीं। एक तो है निष्पक्ष, ये भी सही है, और एक है सामान्य। सही जवाब है सामान्य। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति और धर्म का है, और जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी करोगे। तो बताओ कैसा व्यवहार होगा? सामान्य व्यवहार होगा। अगला देखिए, यदि समूह का नेता किसी काम को नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर एक, तो इस काम को करे ही नहीं जो नहीं करना आता है। दो है चुपचाप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, हाँ भाई गलती हो गई, नहीं आता है, या सदस्यों को झांसा दे दे। सी, खुले मन से अपनी गलती को क्या करो? स्वीकार करो। अगला, अभी तो केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके बाद 50-50 प्रश्नों की सीट दूंगा मैं आपको, जिसमें आप सॉल्व करके मुझे वापस दोगे। मैं आपको आपका रिजल्ट बताऊंगा। समझ रहे हो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और क्लास में सबसे टॉपर्स कौन आ रहा है ना? अभी तो ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगला देखो, एक सदस्य नेता के रूप में आलोचना करना प्रारंभ कर रहा है, आप क्या करोगे? सी के पक्ष में कितने लोग हो कि भाई इसको समझाओगे? कोई नहीं हो। डी के पक्ष में? ए के पक्ष में? अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो बदला तो नहीं लोगे, चुप भी नहीं रहोगे, समझाओगे हो सकता है, पर और बढ़िया जवाब क्या है? सभी के समक्ष अपना पक्ष रखोगे, पहले अपनी बात रखोगे, भाई पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरा पक्ष सुनो, और मेरा पक्ष सुनने के बाद मेरी निंदा या प्रशंसा करना। तो सही जवाब क्या होगा? डी, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखोगे, ये है सही जवाब। अरे पहले पक्ष तो रखोगे ना,
कोई आपकी आलोचना कर रहा था, आप ये थोड़ी कहोगे चुप हो जा, मेरी मुझे समझ, पहले कहोगे नहीं, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरा पक्ष सुन, फिर मेरी आलोचना करना। एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक को क्लास में कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है उत्साहपूर्ण। कितने लोग इस किसके पक्ष में हो? काफी, हाँ ठीक है। उदासीन हो गई नहीं है तो। निष्पक्ष कुछ लोग हैं। और वेतन के अनुसार कि भाई ज्यादा पेमेंट दोगे तो ज्यादा, और खराब दोगे तो परवाह नहीं करूं, बिल्कुल घटिया। तो ये जवाब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, वो एक चुटकुला सुना है ना, एक चुटकुला सुनाता हूँ, समझ लो। एक बार कोई स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ है ना, बीओ डीओ जो भी साहब थे, जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करना है, समझा रहे हो। मार साहब गंगा नदी का उद्भव पढ़ा रहे थे, और पढ़ा रहे हैं कि गंगा नदी पता नहीं कहां से निकलती है, कहां को जाती है, बिल्कुल गलत लिखा रहे मार साहब। अब शिक्षा अधिकारी ने मार साहब को कहा, गुरुजी कर क्या रहे हो, गंगा नदी का उद्भव कहां से करा रहे हो? वास्तव में गंगा नदी तो कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, हिमनद से, और आप कहीं और से उद्भव करवा रहे हो। तो मार साहब क्या कहते हैं, कब साहब अगर 4,000 का पेमेंट दोगे तो गंगा नदी यहीं से ही निकलेगी, और पेमेंट ज्यादा दोगे तो सही जगह से निकाल दूंगा गंगा नदी को। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, ठीक है ना। तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्साहपूर्ण, बहुत जोश होना चाहिए मार साहब के अंदर, क्योंकि नेता में उत्साह होना बहुत जरूरी है। बताओ भाई, नेता के रूप में प्रधानाचार्य और व्यवस्थापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले 4 ऑप्शन पढ़ो बड़े आराम से, फिर जवाब दो। कितने लोग ए के पक्ष में? कोई नहीं है। कितने लोग बी के पक्ष में, कि शिक्षा शास्त्रियों ने जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करेंगे? ठीक है। सी, विभिन्न क्रियाओं का आयोजन और संचालन करना, सी के पक्ष में 3-4 हाथ खड़े हुए हैं, कम हाथ खड़े हुए हैं पर जोश से खड़े हुए हैं, ठीक है। डी है कि शिक्षकों और छात्रों में समन्वय स्थापित करोगे, काफी हाथ खड़े हुए हैं। अब सुनिए, विद्यालय के लिए धन कमाना उद्देश्य नहीं है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना यह भी कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये 2 सही जवाब है। अब देखिए सी क्या कहता है, विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना और संचालन करना, प्रधानाचार्य करता है इस काम को। शिक्षकों और छात्रों में समन्वय स्थापित करना, यानी टीचर्स और छात्रों में कोऑर्डिनेशन हो, अच्छे संबंध हो, ये भी है। पर दोनों में से ज्यादा सही जवाब क्या प्रिंसिपल का? सी ज्यादा सही जवाब है। विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करता है, विभिन्न क्रियाओं का संचालन करता है। प्रार्थना कैसे होगी, अटेंडेंस कैसे होगा, टाइम टेबल कैसे होगा, गेम्स पीरियड कैसे होंगे, बाल सभाओं का आयोजन कब होगा, शिक्षक दिवस कैसे मनाएंगे, समझ लो अम्बेडकर जयंती आ गई तो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करेंगे, महिला दिवस आ गया तो क्या प्रैक्टिस करेंगे, कल्चर एक्टिविटी कब होगी, टूर पिकनिक कब जाएगा, ये सब क्रियाओं का संचालन कौन करता है? प्रधानाचार्य। तो ज्यादा सही जवाब क्या बना? सी, ये है इसका सही जवाब। समस्त प्रकार के नेतृत्व का एक ही आधार माना गया है, और वो आधार है नेतृत्व का सबसे बड़ा आधार क्या है? समूह का हित और संरक्षण करना, समूह की सेवा करना, समूह से प्रशंसा पाना, या समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति करना? एक जवाब दो भाई, डी और ए तो मुझे ही पता है। समूह की सेवा इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है, समूह की प्रशंसा भी नहीं। अब बताओ ए या डी? ए के पक्ष वाले हाथ खड़े करो, कुछ लोग, और डी वाले 50-50 का मामला हो रहा है। सुनिए, नेता का सबसे बड़ा आधार, वैसे तो ए और डी दोनों ही सही है। नेताजी समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति भी करते हैं, और नेताजी समूह के हितों की रक्षा भी करते हैं। पर यह है सबसे जरूरी बात, वो समूह के हितों की सुरक्षा करेगा। वो काम करूं जिससे मेरा समूह सुरक्षित रहे। तो ज्यादा सही जवाब क्या होगा? ए होगा। अगले में आ जाइए। नेतृत्व गुण की एक अनिवार्य दशा है नेता के अनुगमन करने वाले व्यक्तियों की भीड़ का होना। यह आवश्यक गुण माना गया है, ताकि पढ़ लो पहले तो एक बार। देखो पहले तो प्रश्न समझ लो कि नेतृत्व गुण की एक अनिवार्य दशा है
कि नेता के पीछे फॉलोवर्स होने चाहिए। फॉलोअर्स समझ गए, भीड़ होनी चाहिए जो नेताजी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करे। इसलिए नेता कभी कहीं भी जाता था अकेला नहीं जाता, अपने साथ भीड़ लेकर जाता है। जाता है नहीं जाता है? नेता को कहीं भी शादी विवाह मृत्यु मौत सभा जागरण जमा जहां भी जाना है 10-12 लोगों को लेकर जाता है, जब भी तो पता चलता है नेताजी आए। और नहीं तो अकेला अकेला चला गया तो डेकोरम खत्म हो जाए उसका। तो भीड़ होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भीड़ ही अनुयायी को क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। जितने अनुयायी होंगे नेताजी उतने ही ताकतवर होंगे। समझो, नेताजी आवे सामने कुर्सियां खाली है, नेताजी की इज्जत खराब हो जाए। और नेताजी आवे ये जनता का काफिला उमड़ रहा है, इसका मतलब नेताजी ताकतवर है या नहीं? मोदी ने बेंगलोर में जन रैली की, पैदल यात्रा करी और ये लाखों लोग उमड़ गए। हनुमान बेनीवाल अभी जोधपुर आए तो भीड़ उमड़ जाए, होता है नहीं होता है? और कोई छोटे मोटे नेता नागड़े आए तो लोग आते ही नहीं, बुलाना पड़ता माडी भाई आओ भाई आओ, है ना, किराया देकर बुलाना पड़ता भाई आ जा तो। और कई बार तो होता चल तुझे फोकट में जयपुर घुमा के लाएंगे, 500 रुपए तुझे और देंगे, तो पैसे दे दे के ले जाना पड़ता है भीड़ के लिए। तो ये है अनुयायी ही नेता को क्या करते हैं? ताकत देते हैं। तो बी जवाब सही है। अगला, प्राचार्य को यानी प्रधानाध्यापक को विद्यालय का नेता माना गया है। क्या इस कथन से सहमत हो? कम सहमत हो? तो ये दोहरे दोहरे सहमत क्यों हो रहे हो भाई? सहमत तो होना पड़ेगा ना। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय का नेता है, विद्यालय का बॉस कौन है? प्रधानाध्यापक है, बिल्कुल सहमत। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। आप विद्यालय के प्रशासक हो, आप अपने कुशल नेतृत्व के लिए क्या करोगे? आप विद्यालय के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है। पहली बार चारों ही ऑप्शन आए। बताओ भाई, एक के पक्ष में कितने लोग हो? कोई नहीं? ये पीछे हाथ खड़ा तो किया पर वापस हटा दिया। एक एक एम्पायर था, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इंग्लैंड का एम्पायर था। कई बार वो डाउट में होता था, यूं हाथ का इशारा करता, नहीं यूं करते करते यूं करने लग जाता। और एक बार यूं आउट का इशारा करते करते यूं नाक में अंगुली डाल दी। तो इस भाई ने भी हाथ उठा तो यहां तक उठाया वापस जेब में डाल दिया। ये देखो, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो प्रशासक हो तो दूरदर्शी होने की क्षमता विकसित करोगे। अच्छा जवाब है। जो भी स्कूल का प्रशासक होता है, मैनेजमेंट संभालता है, वो बहुत दूरदर्शी होना चाहिए। वो बहुत दूर की सोचता है, भाई आगे कौन से नए कोर्स शुरू करूं, कौन से नए बैच लाऊं, क्या नई नई स्कीम्स लाऊं कि मेरी स्कूल में खूब बच्चे आवे, क्या ऐसा काम करूं कि पड़ोसी स्कूल फेल हो जावे, है ना? वो बहुत दूर की सोचता है। तो बताओ, दूरदर्शी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक जवाब है। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए नहीं? होना चाहिए। आदर्श और परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। और अपने कार्य के प्रति निष्ठा। जवाब तो चारों ही सही है, पर सबसे सही जवाब डी कहता है, कार्य के प्रति निष्ठावान रहोगे। अरे आप प्रशासक हो, काम के प्रति निष्ठावान रखने के लिए तो आपने कर्मचारी रख रखे हैं, वो निष्ठावान रहेंगे। सी, आदर्शों और परंपराओं का ज्ञान रखोगे। अरे प्रशासक हो बॉस। ए, दूरदर्शी बनोगे, बहुत दूर की सोचोगे। और जितने ज्यादा दूरदर्शी बनोगे आपकी संस्था उतनी प्रगति करेगी, उतना ही विकास करेगी। तो अब बताओ, ए के पक्ष में कौन था? इक्का दुक्का हाथ खड़ा हुआ था ए के पक्ष में, तो है ना, बाकी वो भाई सबसे पीछे, है ना, जो हाथ खड़ा किया था ना कमजोर सा, सही जवाब था तुम्हारा। अगला बोलो भाई। नेतृत्व की कुशलता में सामाजिक परिपक्वता का योगदान है। बिल्कुल सहमत हो भाई? ये लो सहमत भी, कोई डाउट ही नहीं इसमें तो। एक नेता के रूप में अध्यापक में क्या गुण होना चाहिए? एक नेता के रूप में अध्यापक में क्या गुण हो? शारीरिक दृष्टि से बहुत आकर्षक हो, मानसिक दृष्टि से बहुत स्वस्थ हो, छात्र प्रेमी हो, छात्र हितैषी हो। सही जवाब है अध्यापक जी छात्र हितैषी होने चाहिए। सदैव छात्रों के हित की उन्हें चिंता होनी चाहिए। ये होगा सही जवाब। और आज का अंतिम सवाल, नेतृत्व का लक्ष्य हो सकता है। बताओ भाई, क्या लक्ष्य है नेतृत्व का?
नेतृत्व का लक्ष्य क्या होना चाहिए? समूह की रक्षा और समूह का कल्याण? नहीं है क्या? होगा तो सही ना, तो ये भी सही है। समूह का विभाजन करो और शासन करो, यानी बांटो और विभाजन करो? बिल्कुल नहीं साहब। समूह की समस्याओं का निवारण होगा। और समूह का अगुआ बनने की लोलुपता, यानी लालच की मैं समूह का लीडर बनूं, नहीं, गलत। अब बताओ, समूह का हित और कल्याण और समूह की समस्याओं का निवारण। अरे एक मिनट सुनो, लड़कियां बताओ भाई, आखिरी प्रश्न है। सी। 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 हाँ, अब थोड़ी आवाज आई, सी। इन भाई साहब से, हाँ, टी शर्ट वाले भाई साहब, क्या होगा? ए होगा। और अब तक किसने जवाब नहीं दिया कि एक भी? हाँ, ए होगा। तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं, पीछे वाले। हाँ, ए होगा। पड़ोसी, ए होगा। अब सुनिए, नेतृत्व का लक्ष्य है समूह की रक्षा और समूह का कल्याण और समूह की समस्याओं का निवारण। लेकिन समूह की रक्षा और समूह का कल्याण। देखो, समूह का कल्याण आ गया, इसका मतलब समूह की समस्याओं का समाधान हो गया उसके अंदर, है ना, कल्याण में ही चीज आ गई। तो सही जवाब क्या होगा? ए। हाँ, तो इसमें 50-50 मामला था आप लोगों का। ये थे नेतृत्व के। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। कल मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, ऐसे 50 प्रश्न दूंगा आपको, जो बैठ के क्या करना है, प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास के अंदर। ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो पैटर्न खत्म हो गया, 1 2 3 वाला। है ना कि भाई सबसे ज्यादा सही जवाब दोगे तो 3, उससे कम दोगे तो 2, ये पैटर्न नहीं है बीएसटीसी में। अब तो सीधा एक ही ऑप्शन चुनना होगा, समझ रहे हो, उसके अलावा कोई भी चुना तो जीरो। है ना, ये पैटर्न रहेगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको। चलिए, कोई समस्या नहीं भाई। तो हमने आज दूसरा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था नेतृत्व। कल नए टॉपिक के साथ वापस नई क्लास को शुरू करेंगे। तो आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वापस कल। हाँ, अब सुनिए, इतनी देर रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, इसलिए अब सुनो पहले। टेस्ट होगा आपके 2 घंटे का। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। एक तो 50 प्रश्न होंगे टीचर एप्टीट्यूड वाले, और बाकी के 50 सवाल होंगे राजस्थान जीके में अब तक जो भी आपने पढ़ा है। या आप चाहो तो रीजनिंग का टेस्ट भी लिया जा सकता है, या एक कॉमन सवाल कर ले, राजस्थान जीके रीजनिंग सारा का सारा, ऐसा कर ले। अब तक जो भी पढ़ा है राजस्थान जीके में, रीजनिंग में जो भी पढ़ा है, और टीचर एप्टीट्यूड में जो भी पढ़ा है, सबका एक मिक्स टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का, और 2 घंटे क्लास। ठीक है ना, तो वही 3 से 7 तक कल अपना शेड्यूल रहेगा। ओके, ठीक है भाई, मिलते हैं कल। आज है क्या आपके? रुको मैं पूछता हूँ भाई, रुको, 2 मिनट रुको, है ना, मैं टाइम टेबल देखता हूँ क्या है शेड्यूल।